नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स को लेकर के, और इनकम टैक्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने सैलरी चैप्टर को कंटिन्यू किया था। मैं आपको बताता चलूं, सैलरी चैप्टर के अंदर टोटल 13 क्लासेस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। फाइनली आज का क्लास नंबर 14th रहेगा, और 14th क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर हम एक नए टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज द ग्रेजुइटी। ग्रेजुइटी अपने आप में सैलरी के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट होता है। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करूंगा ग्रेजुइटी का मीनिंग क्या होता है, ग्रेजुइटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, किस तरीके से टैक्सेबल पार्ट उसका सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाता है, किस तरीके के सवालात आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट यूजफुल लगे, वीडियो यूजफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सैलरी चैप्टर को, और हमारा मेन जो टारगेट है वो यही है कि किस तरीके से हम लोग अपने एम्प्लॉय की जो नेट टैक्सेबल सैलरी है उसको कैलकुलेट करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने देखा सैलरी के वेरियस कंपोनेंट होते हैं, जहां पर सबसे पहला कंपोनेंट आपका बेसिक सैलरी आता है, जहां पर आप लोग डियरेंस अलाउंस को भी इंक्लूड करके चलते हैं। सेकंड फैक्टर जो हम लोगों ने देखा था, दैट इज द अलाउंसेस, और अलाउंसेस को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। उसके बाद आप सभी ने पढ़ा परक्यूस्टिज को लेकर के डिटेल में, फिर हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड की बात की, और आज हम बात करने वाले हैं रिटायरमेंट बेनिफिट की। रिटायरमेंट बेनिफिट भी अपने आप में सैलरी का एक अहम हिस्सा होता है। ग्रेजुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बार ग्रेजुइटी को समझने से पहले आप लोग कुछ बुनियादी बातों को जान लीजिए, ताकि आपको डिटेल में जाकर के एक क्लैरिटी हो सके। क्या बातें आपको जाननी है, ये आपका मेन कंसर्न है कि एग्जैक्टली अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेन अगर आप लोग फोकस करेंगे तो वो आपका रहेगा आपका रिटायरमेंट बेनिफिट को लेकर के। माने जब भी आप लोग रिटायरमेंट बेनिफिट की बात करेंगे ना, तो रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर आपको इकट्ठा करके 3-4 चीजों के बारे में स्टडी करना है, जहां पर पहला कंपोनेंट माय डियर फ्रेंड्स आपका यही आएगा, दैट इज द ग्रेजुइटी। माने हमें क्या पढ़ना है, आपका ग्रेजुइटी को डिटेल में जाकर के पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स पेंशन वाला कंपोनेंट, जिसके लिए एक क्लास कंप्लीट लगेगा। पेंशन वाले कंपोनेंट के बाद हमें डिटेल में जाकर के पढ़ना है, एक टर्म होता है जिसको आप लोग कहते हैं लीव, छुट्टी जिसको कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे लीव इनकैशमेंट। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, इसको लीव इनकैशमेंट बोला जाता है। अलोंग विद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक कंपोनेंट रहेगा आपका पीएफ, या जिसको आप लोग क्या कहते हैं ईपीएफ, यानी कि प्रोविडेंट फंड बोल दीजिए या इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड बोल दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है, ईपीएफ वाली क्लास में अपलोड कर चुका हूं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेजुइटी को लेकर के, उसके बाद आपकी पेंशन वाली क्लास आएगी, और फिर हम लोग एक क्लास के अंदर लीव इनकैशमेंट को चर्चा करेंगे। तो यानी कि आपका क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3, 3 क्लासेस के अंदर सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट वाले फैक्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो आई होप कितनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, क्यों आपका 4 कंपोनेंट रिटायरमेंट बेनिफिट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इस पे आपको डिटेल में थोड़ा चर्चा करनी है। क्लियर? तो ये एक छोटी सी बात थी, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अब बात होती है ग्रेजुइटी की। ग्रेजुइटी का मीनिंग क्या होता है, असल में मायना क्या होता है? देखिए, इसको आप लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। लेट अस से कि आप किसी होटल में गए, और वहां पर आप लोगों ने 1-1.5 घंटा स्पेंड किया और एक अच्छा खाना खाया, और आपका बिल बना है 480 रुपए का। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। जब आप लोग बिल पे करते हैं तो आप लोग देखते हैं एक कैंडिडेट, जिसको आप लोग वेटर बोलते हैं, जिसने आपका ऑर्डर भी लिया, जिसने आपको फूड सर्व भी किया, और फाइनली वो बिल भी कलेक्ट कर रहा है। ऐसे में 2 तरीके के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, 480 अगर आपका बिल बना है, 500 रुपए का नोट पकड़ा देते हैं और कहते हैं 20 रुपए आपका टिप है। कुछ केसेस में लोग अपने 20 रुपए वापस ले लेते हैं, लेकिन मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, जो भी होटल में खाना खाते हैं, वो क्या करते हैं, 20 रुपए आपके टिप के लिए उस वेटर को दे देते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, एक बंदा जिसने आधा 1 घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट 60 मिनट के लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइड किया, और उसके बदले में हम लोगों ने उसको 20 रुपीज का टिप्स दिया। ऐसे में एक एम्प्लॉय जो करीब करीब अपनी जवानी के दिनों से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एक लंबे समय से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, तो क्या ऐसे में हमें उसे टिप नहीं देनी चाहिए? इसी तरीके की जो छोटी छोटी टिप है, उनको इकट्ठा करके हम लोग कंबाइन फॉर्म में क्या कह देते हैं, ग्रेजुइटी कह देते हैं। और ग्रेजुइटी ना केवल रिटायरमेंट के टाइम पे, बल्कि अगर आप लोग एक तरीके से रेजिग्नेशन देते हैं उस टाइम पे, या फिर आपके एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उस टाइम पे भी हम लोग ग्रेजुइटी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रेजुइटी अपने आप में लमसम अमाउंट होता है, लमसम मॉनिटरी बेनिफिट होता है, जो किसी भी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइड किया जाता है,
उसने जो स्पेसिफिकली सर्विस रेंडर किया है उसके बदले में, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट कह दीजिए, डेथ कह दीजिए, या फिर आप लोग और भी सर्कमस्टेंसेस ले सकते हैं, जस्ट लाइक आप लोग मान लीजिए रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो इन तमाम सिचुएशन में आपको एक लंप सम अमाउंट मिलता है। याद रखिएगा, आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे आपको एक लंप सम मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, पैसा मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजुइटी कहते हैं। क्लियर? अगर आप लोग डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल रहने वाली है एग्जामिनेशन के लिहाज से। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अपने आप में ग्रेजुइटी एक लंप सम मॉनेटरी बेनिफिट है जिसको कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। क्लियर? ये थोड़ा याद रखना है। कोई भी एम्प्लॉयर है अपने एम्प्लॉय को एक लंप सम मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और ये क्यों मिलता है, क्योंकि ये मिलता है मार्क ऑफ एप्रिसिएशन फॉर द सर्विस। किसके लिए? उस सर्विस के लिए जो उस एम्प्लॉय ने रेंडर किया है, यूजुअली एट द टाइम ऑफ। कहां पे आपका ग्रेजुइटी मिल सकता है? रिटायरमेंट के टाइम पे मिल सकता है, रेजिग्नेशन के टाइम पे मिल सकता है, एम्प्लॉय के टर्मिनेशन के टाइम पे मिल सकता है, उसकी डेथ या कोई डिसेबिलिटी हैपन हो जाती है, उस केस में आपको ग्रेजुइटी मिलता ही मिलता है। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी, आपको समझ में आ गई होगी। काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ग्रेजुइटी तो हमने सुना है केवल रिटायरमेंट पे मिलता है। नहीं, रिटायरमेंट पे नहीं मिलता है। रिटायरमेंट के अलावा अगर आप लोग रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपका कोई पर्सन है, XY पर्सन है, ठीक है ना, वो रेजिग्नेशन देना चाहता है, तो इसकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड है ग्रेजुइटी के लिए कि उसने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम से कम 5 साल तक काम किया हो। अगर 5 साल कम से कम उसने काम किया, ज्यादा हो सकता है, तो उस केस में वो ग्रेजुइटी के लिए आपका लायबल रहेगा। ग्रेजुइटी के लिए आपका एक तरीके से उसको ग्रेजुइटी के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो बात रिटायरमेंट की हो, बात रेजिग्नेशन की हो, बात टर्मिनेशन की हो, चाहे बात डेथ या डिसेबिलिटी की हो, इन तमाम केसेस में ग्रेजुइटी ऑफर किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को, किसके? मार्क ऑफ एप्रिसिएशन के बदले जो भी सर्विस उसने रेंडर किया है। उम्मीद करता हूं ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी, यहां तक बातें आपको समझ में आई होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको ख्याल में रखना है, जब भी ग्रेजुइटी की बात आती है तो ग्रेजुइटी को गवर्न किया जाता है बाय द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। याद रखिएगा, जब भी आप लोग ग्रेजुइटी की बात करेंगे तो आपका एक एक्ट बनाया गया 1972, 1972 में एक एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया ग्रेजुइटी एक्ट 1972, जिसके अंदर केवल और केवल इन्हीं चीजों से रिलेटेड प्रोविजन है, किस तरीके से ग्रेजुइटी दी जाती है और कौन कौन से पैरामीटर है जिनके बिहा पे ग्रेजुइटी, यानी कि ग्रेजुइटी से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझ गए तो ग्रेजुइटी आपको क्लियर हो जाएगी। तो अक्सर 6 नंबर का एग्जामिनेशन के अंदर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अगर आप लोग एज ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग इनकम टैक्स को पढ़ रहे हैं तो अपने आप में आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। क्लियर? उम्मीद करता हूं ग्रेजुइटी आपको क्लियर रहा होगा, डेफिनेशन आपको क्लियर रहा होगा। अब आगे चलते, ध्यान रखिएगा, अब मैं प्रैक्टिकल पोर्शन करा रहा हूं, इस बात पर आपको जरूर गौर फरमाना है। अगर यहां पे मिस्टेक किया ना तो कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग नहीं बना पाएंगे। हालांकि मैं अभी काफी चीजें यहां पे लिखूंगा तो डिटेल में जाकर के आपकी काफी चीजें स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए आप लोगों को एक एक चीज पर थोड़ा सा फोकस करके चीजों को समझना है। सबसे पहले आपको किस बात पर ध्यान देना है? सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जब भी ग्रेजुइटी की बात आती है तो याद रखिएगा जो ग्रेजुइटी दी जाती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है। और अब ये ध्यान ये रखना है, आपका एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, दिस इज अ मेन कंसर्न। माने हमें देखना है आपका एम्प्लॉय कैसा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आपका एम्प्लॉय कैसा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसको जो ग्रेजुइटी दी जाती है वो फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगी फ्रॉम द टैक्सेबल सैलरी। इसको आपको याद रखना है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी को जो ग्रेजुइटी उसके रिटायरमेंट के टाइम पे प्रोवाइड की जाती है वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगी, उसको टैक्सेबल सैलरी के अंदर इंक्लूड आपको नहीं करना है, जोड़ना नहीं है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। मुद्दा कहां पे फंसता है? मुद्दा यहां पे फंसता है अगर आप लोग एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है। क्लियर है? नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट एक ही बात है। नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट के अंदर दो सिचुएशन बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स। आपकी जो ग्रेजुइटी आपको प्रोवाइड की जा रही है वो किसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जा रही है? माने जो ग्रेजुइटी आपको प्रोवाइड की वो अकॉर्डिंग टू द ग्रेजुइटी एक्ट 1972 प्रोवाइड की या उसके अलावा आपको ग्रेजुइटी प्रोवाइड की गई है? माने एक ग्रेजुइटी कवर्ड अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972 और नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी, दो संभावनाएं, दो चांसेस बनते हैं
इनको आपको अपने ख्याल में रखना है कि आप लोग क्या कहेंगे। पहला केस जो आपको ग्रेजुइटी दिया गया है वो कवर्ड है, किसके अंदर कवर है, कवर्ड अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट। याद रखिएगा क्या बोलोगे आप लोग बोलोगे इसको ग्रेजुइटी एक्ट 1972। क्लियर है, 1972 का जो ग्रेजुइटी एक्ट है उसके अंदर इसको कवर किया गया है। दूसरी पॉसिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स क्या है, नोट कवर्ड। याद रखिएगा क्या कहेंगे हम लोग इसको, नोट कवर्ड कहेंगे। पूरा आप लोग लिख लीजिएगा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। पूरा सेंटेंस क्या रहेगा, नोट कवर्ड अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास बनी। पहली पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि आपको जो ग्रेजुइटी प्रोवाइड किया गया है, अगर आप लोग प्राइवेट इंप्लॉय हैं तो उस केस में आपका कवर्ड है अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972 और यहां पे आपका कवर नहीं है। बस आपको ख्याल क्या रखना है, जब नोट कवर्ड वाली सिचुएशन आएगी तो उस केस में थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग हो जाएंगी, बदल जाएंगी, नियम बदल जाएंगे। और अगर आप लोग कवर्ड अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट की बात करते हैं तो जब भी आप लोग ग्रेजुइटी को टैक्सेबल करते हैं आपकी सैलरी के अंदर, तो हमें कुछ बुनियादी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, ये जो ग्रेजुइटी है ना ये आपकी एग्जम्प्ट होगी। क्या होगी, आपकी एग्जम्प्ट होगी। लेकिन कितनी एग्जम्प्ट होगी याद रखिएगा, हम लोग लोअर ऑफ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ का मतलब कम लेके चलना है। तीन पॉसिबिलिटी बनेंगी। सबसे पहला आपको केस कैलकुलेट करना है, आपको एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है, माने जो आपको एक्चुअली रिसीव्ड ग्रेजुइटी है ना उसके ऊपर फोकस करना है। तो एक्चुअली रिसीव्ड ग्रेजुइटी की बात हो रही है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, एक्चुअली रिसीव्ड ग्रेजुइटी। सेकंड केस है आपका मैक्सिमम लिमिट आप लोग लेके चल सकते हैं। तो ये आपका दोनों में सेम रहेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट आपका 20 लाख रुपए रखा गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना। ठीक है, दोनों पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स आपके सेम रहेंगे, माने यहां तक चीजें आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तीसरा पॉइंट बदल जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है। पहले एक्चुअल रिसीव्ड कैलकुलेट कर लीजिए, मैक्सिमम लिमिट निकाल लीजिए। तीसरे केस के अंदर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है, 15/26। याद रखिएगा कितना है आपका माय डियर फ्रेंड्स, आपका 15/26 है। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। क्या कहेंगे हम लोग, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड एक्सीडिंग द 6 मंथ। याद रखिएगा हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितनी साल आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड एक्सीडिंग, हम लोग क्या कहेंगे इसको, एक्सीडिंग 6 मंथ। ये मैं बताऊंगा इसका क्या मतलब होता है, एक्सीडिंग 6 मंथ का क्या मतलब होता है। और मल्टीप्लाई में आप लोगों ने लास्ट टाइम जो पेंशन ड्रॉ किया था, क्या कहेंगे आप लोग, लास्ट ड्रॉ सैलरी, पेंशन नहीं, क्या कहेंगे लास्ट ड्रॉ सैलरी। तो आप लोग क्या लिख देंगे, आप लोग यहाँ पे लिख देंगे लास्ट ड्रॉ सैलरी। तो लास्ट टाइम जो आपकी ड्रॉ सैलरी है ये आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके के 3 नियम है जो आपको याद रखने हैं। तो ये तीनों नियम के बिहा पे ही हमारी तमाम न्यूमेरिकल्स बनने वाली है। क्लियर करता हूं, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया, मैंने बताया अगर आपकी ग्रेजुइटी कवर्ड है अंडर द ग्रेजुइटी एक्ट 1972 तो कौन सी अमाउंट एग्जम्प्ट होगी, इस चीज का फैसला होगा इन तीनों कैलकुलेशन के अंदर। जो लोअर अमाउंट रहेगा उस लोअर अमाउंट को हम लोग एग्जम्प्ट कर देंगे, बच गया वो टैक्सेबल हो जाएगा। सबसे पहले एक्चुअली रिसीव्ड ग्रेजुइटी कितनी है, फिर आपका मैक्सिमम लिमिट आपको देखना है। और यहां पे देखिए 15/26 नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड 6 मंथ एक्सीडिंग, इसका क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले तो यहां पे इस चीज का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। एक बार मैं इसको हटा देता हूं, यस, यहां पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या मतलब है, लेट अस से कि एक एम्प्लॉय ने 16 साल काम किया है अलोंग विद 4 मंथ कंप्लीट हुए हैं उसको। क्लियर, ये पहला केस बनता है। दूसरा केस बनता है 16 साल के साथ उसने टोटल मान लीजिए लेट अस से 8 मंथ काम किया है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो यहाँ पे करना क्या है, जब भी आपको यहाँ पे मंथ पे फोकस करना है, अगर आपका महीना 6 से ज्यादा है, माने जो आपका काम किया हुआ टाइम पीरियड है वो 6 महीने से ज्यादा बनता है, तो हम लोग यहाँ पे इसमें 1 साल एक्सीड कर देंगे। माने आपको जो टाइम पीरियड लेना है वो 16, जैसे आपका 6 साल से कम है तो ये 16 साल आप लोग डेटा लेके चलेंगे, 16 ईयर पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पे 6 साल से ज्यादा है 8 महीना, तो आप लोग 16 की जगह एक अगला साल ले लेंगे। कितने साल कैलकुलेट करेंगे, 17 साल। सिंपल फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है अगर आपका नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड, मंथ को चेक करना है। मंथ अगर 6 से ज्यादा है तो आपको 1 साल बढ़ा देना है, अगर मंथ 6 से कम है तो एज इट इज रहेगा। क्लियर। और यहाँ पे एक बात और आप लोग जरूर ख्याल में रखिएगा जो मैं आपको बताना लाजमी समझता हूं यहाँ पे, जिसको आपको अपने जहन में अपने दिमाग में रखना जरूरी
जरूरी है वो बात क्या है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को जो मैं बता रहा हूं। यहाँ पे आपको समझना है सैलरी का यहाँ पे मीनिंग अलग होता है। क्या होता है सर सैलरी का मीनिंग? सैलरी के अंदर सबसे पहले हम लोग बेसिक सैलरी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या लेके चलते हैं, बेसिक पे या बेसिक सैलरी लेके चलते हैं, प्लस में हम लोग डियरेंस अलाउंस लेंगे और पूरा का पूरा लेंगे। कई कई केसेस में रिटायरमेंट बेनिफिट वाला आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना हम लोग पूरा का पूरा डियरेंस अलाउंस कैलकुलेट करके चलेंगे, पूरा का पूरा डियरेंस अलाउंस आपको लेके चलना है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली बात आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये कुछ फंडामेंटल चीजें हैं जो बदलती हैं। क्लियर? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यहां पर अगर मैं आ जाऊं तो यहां पे भी हमें एग्जम्प्ट करना है। क्या करना है? आपका एग्जम्प्ट करना है। और यहां पर भी आप लोग कौन सी वैल्यू निकाल के चलेंगे? आप लोग लोअर ऑफ वाली वैल्यू निकाल के चलेंगे। पहला केस वही रहेगा, आपको एक्चुअल में कितना ग्रेजुएटी रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पे लिखेंगे एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड, तो आप लोग क्या लिख देंगे? एक्चुअल ग्रेजुएटी रिसीव्ड। तो आप लोगों का पहला केस हो गया है। अब दूसरा केस क्या था माय डियर फ्रेंड्स? दूसरा केस था मैक्सिमम लिमिट। आप लोग चेक कीजिएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आपका मैक्सिमम लिमिट आ जाएगा। अब यहां पे भी आपका सेम अमाउंट रखा गया, 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट रखा गया है। तीसरा केस रहता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे फॉर्मूला था 15/26। कितना था? 15/26। यहां पे फॉर्मूला है 15/30। याद रखिएगा कितना है? 15/30 मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। याद रखिएगा नंबर ऑफ ईयर्स कंप्लीटेड। और मल्टीप्लाई में आप लोगों को क्या करना है? मल्टीप्लाई में आपको एवरेज सैलरी वाला कॉन्सेप्ट लेके चलना है। क्लियर? क्या लेके चलना है? आपको एवरेज सैलरी 10 ईयर का लेके चलना है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों केसेस है जिनको आपको ख्याल में रखना है। नोट करने वाली बात यहां पे एक ये भी है कि यहां पे भी सैलरी का मीनिंग बदल जाता है। यहां पे अगर आप लोग सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे सैलरी का मीनिंग होगा आपको जो बेसिक दिया गया बेसिक पे है उसके अंदर से आपको डियरेंस अलाउंस लेना है, लेकिन रिटायरमेंट फैक्टर वाला, प्लस में आपको क्या लेना है? कमीशन ले लेना है। क्लियर? तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल आएगा? सैलरी निकल आएगा। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे एक रूल पढ़ा कि आपको जो नंबर ऑफ ईयर कैलकुलेट करने हैं, लेकिन मंथ कैसे कैलकुलेट करने हैं? मंथ कैलकुलेट करने हैं, आपको ध्यान देना है 6 से ज्यादा महीने बनते हैं तो हम क्या करेंगे? अगला साल कैलकुलेट करेंगे, एक एक्स्ट्रा साल उसमें जोड़ देंगे। अगर 6 से कम बनते हैं तो आप लोग उसको सेम रखेंगे। लेकिन यहां पे जब भी आप लोग नोट कवर्ड अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट 1972 की बात करते हैं, तो यहां पे जब भी आप लोग नंबर ऑफ ईयर की बात करेंगे ना, तो हम लोग जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन उसको इग्नोर करेंगे। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? हम फ्रैक्शन को क्या कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स? इग्नोर कर देंगे। क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? इग्नोर करना पड़ेगा। क्या मतलब है? जितने भी महीने हैं, चाहे आपका 11 महीना बने, 8 महीना बने, 4 महीना बने, 6 महीना बने, महीने को कैलकुलेट नहीं करना है। वी मस्ट फोकस ओनली एंड ओनली किसके ऊपर फोकस करना है? आपको केवल और केवल ईयर के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप लोग इतना समझ गए तो आपने काम कर लिया, यानी कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका तैयार हो चुका है। ग्रेजुएटी आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ग्रेजुएटी की डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट के कंपोनेंट आप लोग समझ चुके हैं, और नियम आप लोग समझ चुके हैं एग्जैक्टली कौन कौन से नियम आपको फॉलो करने हैं, कैसे ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करना है। अब इस चीज को टेस्ट करने के लिए ग्रीसा हो जाके कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, ताकि जिनको प्रैक्टिस करने के बाद हमें कॉन्फिडेंस आ सके कि यस हमने जो कॉन्सेप्ट लगाए थे वो सही है। जैसे अगर आप लोग पहली न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही बातें हो रही है। आपका आर कोई भी पर्सन है जो 4/1/2025 को रिटायर हो रहा है XYZ लिमिटेड कंपनी के अंदर, उसका टाइम पीरियड कितना दिया गया है? आपका 16 साल 11 महीने दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां पे देखेंगे पहला पॉइंट क्या है? आप लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स कितना है आपका? 16 साल, साथ में कितना है? 11 मंथ है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपका 16 साल 11 मंथ। ठीक है, आगे देखिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट बेसिक सैलरी कितनी थी? 44,000 रुपए पर मंथ थी। तो आप लोग क्या लिख देंगे? आप लोग लिख देंगे यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी है आपकी? 44,000 रुपए पर मंथ है। क्लियर है? एक महीने की सैलरी कितनी है? 44,000 रुपए है, और उसको एक आपका क्या दिया हुआ है? रिटायरमेंट बेनिफिट 6 लाख है। डियरेंस अलाउंस कितना दिया हुआ है? डीए का मतलब डियरेंस अलाउंस कितना दिया हुआ है? आपको 8,000 रुपए पर मंथ दिया हुआ है। अगर आप लोग बात करते हैं ग्रेजुएटी की, तो ग्रेजुएटी आपको दिया गया है, ग्रेजुएटी की जो अमाउंट है वो आपको 6 लाख रुपए रखी गई है। क्वेश्चन के अंदर अच्छे से पढ़ लीजिएगा कितनी रखी गई है? 6 लाख रुपए रखी गई है। आपको कंप्यूट करना है कितनी ग्रेजुएटी एग्जम्प्ट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है केस कौन सा लेना है। ये जो ग्रेजुएटी है ये कवर्ड है अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट 1972, कवर्ड वाला केस लेके चलना है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग कवर्ड वाला केस लेके चलते हैं तो मैंने बताया था सैलरी का अपना एक मीनिंग होता है। कवर्ड वाले केस के अंदर क्या फॉर्मूला बताया था? सैलरी को आप लोग बेसिक पे लेके चलेंगे, 44,000 है, प्लस में आप लोग क्या करेंगे? आपका डीए जोड़ देंगे, फुल डीए जोड़ना है। ठीक है, कितना हो जाएगा? अगर आप लोग सैलरी लेके चलते हैं तो सैलरी कैलकुलेट
कैलकुलेट हो जाएगा 44 प्लस आपका 8 कितना हो जाएगा 52, 52,000 रुपए आपका सैलरी का अमाउंट बनता है। तो एक तो कैलकुलेशन हमारी हो गई है, आपका सैलरी निकल आया। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 3 केस कैलकुलेट करने हैं ग्रेजुएटी के केस में। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं एक्चुअली कितना रिसीव हुआ है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे एक्चुअली रिसीव्ड ग्रेजुएटी कितना है, 6 लाख रुपए है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकंड क्या है, मैक्सिमम लिमिट, जो आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट हमें पता है कितनी होती है मैक्सिमम लिमिट, आपकी 20 लाख होती है। ओके, तो हम लोग कितना लिख देंगे, 20 लाख लिख देंगे। तीसरा केस क्या था, अगर आपका कवर्ड है अंडर द ग्रेजुएटी एक्ट, तो हमारे पास फॉर्मूला था 16/25 या सॉरी 15/26 कितना था, 15/26। पीछे ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ध्यान दिया तो 15/26 मल्टीप्लाई में क्या बताया था, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 16 साल हैं, लेकिन 11 महीने हैं। क्या बताया था, अगर 6 से ज्यादा महीने बनते हैं तो अगला साल कैलकुलेट कर लेंगे, माने 17 साल कैलकुलेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई में आप लोग देखेंगे इसका सैलरी कितना बन रहा है, 52,000 बन रहा है। क्लियर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो अगर आप लोग इसको सोल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पे बहुत बेसिक कैलकुलेशन ले सकते हैं। 15 को आपको डिवाइड करना है 26 से, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे 15 को मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है 26 से, और आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। 26 से डिवाइड करते हैं तो, और मल्टीप्लाई में कितना करना है 17, और मल्टीप्लाई में मेरे को करना है 52,000। क्लियर है, तो आपका कितना बनता है, आपका 50-99 के आसपास बनता है, 5 लाख के आसपास बनता है। ठीक है, एक बार दोबारा से आप लोग इसको कैलकुलेट कीजिएगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, 15 गुना 17 गुना 52,000। तो हम लोग क्या करेंगे, 52,000 है, मल्टीप्लाई में कितना है 15 है, मल्टीप्लाई में कितना है 17 है। ठीक है, इसको हमें क्या कर देना है, आपका जो आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना है हमें कितने से, 26 से। तो आपको मिलेगा, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको 51 आपका 4 जीरो। ठीक है, तो आप लोग कितना जीरो कर देंगे, यहाँ पे 4 जीरो, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5,10,000। क्लियर है, ये छोटा सा अमाउंट है 5,10,000। ध्यान क्या देना है, 3 कैलकुलेशन आपने की, एक 6 लाख की कैलकुलेशन है, एक 20 लाख की कैलकुलेशन है, एक 5,10,000 की कैलकुलेशन है। हमने पढ़ा क्या था प्रोविजन के अंदर, हमने ये पढ़ा था कि ये तीनों कैलकुलेशन के अंदर जो भी अमाउंट लोअर ऑफ रहेगा उसे हम लोग चूज कर लेंगे। तो लोअर अमाउंट कौन सा है, यही है आपका, कितना अमाउंट है आपका, 5,10,000 अमाउंट है। क्लियर है, इसको एग्जम्प्ट कर देंगे, नेट जो आपका ग्रेजुएटी था। तो अगर आप लोग टैक्सेबल ग्रेजुएटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं आप लोग, टैक्सेबल ग्रेजुएटी की बात करते हैं, तो क्या कैलकुलेशन आ जाएगी, आपको एक्चुअली कितनी ग्रेजुएटी मिली थी, 6 लाख रुपए मिली थी, आपकी एग्जम्प्टेड कितनी रहेगी, 5,10,000 रहेगी। अगर आप लोग माइनस करते हैं तो आपका नेट अमाउंट कितना बन जाएगा, 90,000। ये आपका एग्जम्प्टेड अमाउंट नहीं है, ये टैक्सेबल अमाउंट है जो आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। क्लियर, तो बहुत बेसिक सा कैलकुलेशन था, कुछ चुनिंदा इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको अगर ये सारी वैल्यूज, ये जो प्रोविजन याद है, तो आप लोग इजीली इसको टैकल कर पाएंगे। एक न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद एक न्यूमेरिकल मैं आप सभी के विवेक पे छोड़ता हूं, उसको आपको सोल्व करना। चलिए, आर है जो एम्प्लॉय है, किसी भी कंपनी के अंदर रिटायरमेंट हो गया है, उसको ग्रेजुएटी रिसीव्ड हुआ है 3,60,000। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, इनिशियल में क्या दे दिया, ग्रेजुएटी दिया है, कितना अमाउंट है आपका, 3,60,000 अमाउंट है। ओके सर, इतनी बात समझ में आई। आगे क्या है, द कंपनी फॉर द 26 ईयर 8 मंथ का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अगर आप लोग नंबर ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स की बात करते हैं, तो आपका 26 साल पूरा बन रहा है, प्लस में आपका कितना है, 8 महीने का टाइम पीरियड भाइयों दिया गया। ठीक है, तो 8 महीने का टाइम पीरियड है। एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट सैलरी कितनी है, 15,000 रुपए है। एवरेज सैलरी फॉर द 10 मंथ जो हमने पढ़ा था ना, तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूं, एवरेज सैलरी लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को ये प्रोविजन याद है। कितना दिया हुआ है, एवरेज सैलरी देखेंगे तो 14,000 रुपए पर मंथ है। ये आपका मेजर कंसर्न रहेगा, कितना है, 14,000 रुपए पर मंथ है। आगे देखिए, ही इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेजुएटी, किसके अंदर कवर्ड नहीं है, ग्रेजुएटी के अंदर कवर्ड नहीं है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है यहाँ पे कि आपको कंप्यूट करना सबसे पहले टैक्सेबल ग्रेजुएटी कितना बनेगा। तो अगर आप लोग ध्यान दें, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, जब भी आप लोगों का टैक्स के अगर आपका जो ग्रेजुएटी एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कवर नहीं होता है, तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सैलरी का अमाउंट कैलकुलेट करना है, जिसका मतलब होता है आपका बेसिक पे कितना बन रहा है। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बेसिक पे कितना है, आपका बेसिक पे आपका है 15,000 रुपए। ठीक है ना, आपका बेसिक पे यानी कि सैलरी कितना है आपका, 15,000 रुपए है। ओके, और प्लस में क्या करना है, उसके अंदर आपको डियरेंस अलाउंस भी ऐड कर देना है। क्या कर देना है आपको, डियरेंस अलाउंस। तो डियरेंस अलाउंस तो क्वेश्चन के अंदर गिवन ही नहीं है, तो जीरो हो जाएगा ना, कमीशन गिवन है
तो सैलरी तो आपकी 15,000 ही रही, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, 3 केसेस कैलकुलेट करने हैं। पहला केस क्या रहता है, एक्चुअल रिसीव्ड कितना हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे कह देंगे आपका एक्चुअली रिसीव्ड आपको ग्रेजुएटी मिला है 3,60,000, ओके। सेकंड केस क्या था, मैक्सिमम लिमिट ले लीजिए सर, मैक्सिमम लिमिट ले लिया, कितना है आपका मैक्सिमम लिमिट आपको दिया गया है, अगर ध्यान देंगे तो आपका 20 लाख क्लियर है, तो ये तो प्रोविजन ही है, ये तो याद ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, तीसरे पॉइंट के अंदर हमें आपका 15/30 करना है, कितना करना है 15/30, तो हम लोग क्या करेंगे 15/30 कर देंगे, 15/30 मल्टीप्लाई कितने से करना है, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड, इग्नोर द फ्रैक्शन को इग्नोर कर देना है, नंबर ऑफ ईयर कंप्लीटेड कितना है 26 साल है, मल्टीप्लाई में आपको लेना है एवरेज सैलरी कितना है 14,000, तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग, ऑलरेडी 14,000 गिवन है, तो ये ले लेंगे। अगर आप इसको कैलकुलेट करते 15, 26 और 14,000, अगर मैं क्या करता हूं 15 को मल्टीप्लाई करता हूं 26 से, मल्टीप्लाई करता हूं 14,000 से, तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स बनता है एक अमाउंट, और जिसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं 30 से, तो आपको एक अमाउंट मिलेगा जो आपका रहेगा 1,82,000, माने एग्जैक्ट अमाउंट कितना आ गया आपका 1,82,000। एग्जम्प्ट करना है लोअर अमाउंट, तो इन सब में कितना है, लोअर अमाउंट 1,82,000 ही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर आप लोग टैक्सेबल अमाउंट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, टैक्सेबल ग्रेजुएटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्चुअली कितना मिला था आपको 3,60,000 मिला था, एग्जम्प्टेड कितना है आपका 1,82,000 है, तो हम लोग इसके अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी कि 1,82,000 आप माइनस कर रहे हो कितने के अंदर से, 3,60,000 के अंदर से, क्लियर करना है, तो आपको मिलेगा 1,78,000, कितना मिलेगा 1,78,000। ये आपका एक ऐसा ग्रेजुएटी का अमाउंट रहेगा जो टैक्सेबल हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको आपकी सैलरी के अंदर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट ध्यान से समझिएगा, पहला पार्ट उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहा गया है, तो उसने कंपनी स्विच की है, लेकिन पिछली कंपनी से ग्रेजुएटी उसको नहीं मिला है। पहली कंपनी के अंदर उसने एक कंपनी के अंदर 26 साल 8 महीने काम किया था, उससे पहले वाली कंपनी के अंदर उसने 4 साल किए थे। तो यहाँ पे लूप होल क्या है कि ग्रेजुएटी लिया हुआ है तो ठीक है, ग्रेजुएटी अगर आपको मिला हुआ है तो ठीक है, ग्रेजुएटी मिला हुआ नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है 4 साल को इस टाइम पीरियड के अंदर ऐड कर देना, माने ये दोनों पॉइंट तो सेम रहेंगे, ये वाला जो वैल्यू है ना ये बदल जाएगा। ये वाला वैल्यू क्या आएगा आपका 15/30 आप लोगों ने ले लिया, नंबर ऑफ ईयर 26 + 4 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है 14,000 करना है, 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 14,000 की मल्टीप्लाई आपको कितने से कर देनी है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 14,000 की मल्टीप्लाई मेरे को 15 से कर देनी है, तो मेरे को अमाउंट मिलेगा 2,10,000, कितना आ गया आपका 2,10,000। तो एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना होगा 2,10,000, इसको हमें माइनस कर देना। अगर आप लोग यहाँ पे टैक्सेबल करना चाहते हैं तो टैक्सेबल कैसे करेंगे भाई, जो आपको अमाउंट मिला है कितना मिला है 3,60,000 मिला है, इसके अंदर से मेरे को माइनस कर देना है, कितना है आपका 2,10,000। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 3 में से 2 गए तो 1,60,000 में से 50,000, शायद 50,000 के आसपास बनना चाहिए मेरे हिसाब से, 1,50,000 बनना चाहिए, यस आपका 2,10,000 है, उस 3,60,000 के अंदर से हमें क्या करना है इसको माइनस करना है, तो कितना बनेगा आपका ये नेट अमाउंट 1,50,000, ठीक है, तो बन गया 1,50,000। ये आपका नेट टैक्सेबल अमाउंट रहेगा ग्रेजुएटी का, जिसको आप लोग अपने सैलरी के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे, आप ऐड करके चलेंगे, ठीक है। तो छोटी सी कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आपने प्रोविजन याद किए तो आप लोग तमाम न्यूमेरिकल को इजीली क्या कर पाएंगे, बना सकेंगे, ठीक है। तो छोटा सा माय डियर फ्रेंड्स टॉपिक था, उम्मीद करता हूं ग्रेजुएटी के कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझाने में मैं कामयाब रहा हूंगा, चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, यहां तक आपको बेटर वे में क्लैरिटी मिला होगा। पीडीएफ अगर आपको इस सेशन का चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको पीडीएफ लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये सेशन 1% भी यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जहां पर हम लोग पेंशन को अंडरस्टैंड करेंगे। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल कीप लर्निंग।